ये आकाशवाणी है। जाग उठा रायगढ़ आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध नाटककार वसंत शंकर कानेटकर के लिखे मराठी नाटक रायगढ़ाला जेव्हा जाग येते का हिंदी नाट्य रूपांतर। ये ऐतिहासिक नाटक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी महाराज के बीच के संबंधों की कहानी है। तो आइए सुनते हैं ये नाटक जाग उठा रायगढ़। आज इस नाटक की पहली कड़ी प्रसारित की जा रही है। जागो ओ जागो, उठो रायगढ़ तुम जग जाओ, तुम जग जाओ। सहयाद्रि की गोद में सोए, सहयाद्रि की गोद में सोए। अरे रायगढ़ तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ। वीर शिवा के हृदयांतर में, वीर शिवा के हृदयांतर में विधि वेदना हमें सुनाओ। मैं रायगढ़ बोल रहा हूं। मेरे ये गुंबद, यह परकोटा और उसी के भीतर स्थित वो राजमहल, प्रातः स्मरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन स्मृति हृदय में संजोए स्थित प्रज्ञ से मौन खड़े हैं। उस महापराक्रमी इतिहास निर्माता वीर शिवा की जीवन गाथा मेरे हृदय पटल पर अंकित है, किंतु मैं इतिहास नहीं हूं। इतिहास जीवन क्रम के तथ्यों को पिरोता है, परंतु मुझ में प्रतिबिंबित हैं महाराज के वैभव और विषाद की भाव तरंगे। इतिहास के स्वर्णांकित शब्द समय के पृष्ठ पर सोते हैं, किंतु मुझ में अब भी जागृत है उस इतिहास पुरुष की परछाई। मैंने उस महापुरुष के मनोरथों को सफल होते देखा है। उस वीर शिरोमणि के पराक्रमों का भव्य शिल्प निहारा है। मैं उनके राज्य की राजधानी था। आज मुझ में प्रतिध्वनित हो रहा है उस महामानव का व्यथित मन, उस युग पुरुष का एकाकीपन, उस रणकेसरी के घर में बीते पराजित क्षण, उस वीर पुरुष का अंतस्थल एक पति और पिता के नाते ओह कितना उद्वेलित रहा। घर के सभी पात्र जाग रहे हैं। समय ईसवी सन 1676 का नवंबर मास, जब कर्नाटक की मुहिम पर जाने से पूर्व महाराज शिवाजी अंतःपुर पधारे। निगाहें होशियार,
सिंहासनाधीश्वर क्षत्रिय कुल श्रेष्ठ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पधार रहे हैं। निगाहें होशियार। अरे सब यही हैं। हम्बीर राव, अन्ना साहब, महारानी। अच्छा, तो युवराज शंभुराज भी यही हैं। ओहो, राजकुमार राम राजा भी। अरे आप भी यही हैं बहुरानी। सौभाग्यवती भव। आबा साहब, अभिवादन। श्रृंगारपुर से कब लौटे शंभुराज? जी, हमारा मतलब है हम दोनों, राम राजा और मैं। सारी रात बाहर रहे, इसमें छटपटा जाने की क्या बात है? जाते समय सूचना देकर नहीं जा पाए तो लौटते ही महारानी साहब के सामने खेद प्रकट करने वाले 2 शब्द कह दिए होते। क्यों छोटे राजकुमार, रात बेरात शहर पर निकलने का आपका शौक पूरा हुआ या नहीं? आबा साहब, आपने घुड़सवारी तो खूब की, मगर रायगढ़ पर चढ़ते समय आखिर आपको शंभुराज की पीठ पर सवार होकर यह आना पड़ा। आबा साहब, हम इतने थके तो नहीं थे, लेकिन तो इन सारी बातों का महाराज को पता था? अपने ही रायगढ़ किले में होने वाली इन छोटी मोटी बातों का अगर हमें पता न चल पाता तो फिर दिल्ली पति ने हमें अपने गढ़ से कब का खदेड़ दिया होता। रानी साहब, हम ये रात की बात आपके कानों में डालने की सोच ही आप रहे थे। सोचती ही रह गई, लेकिन अभी तक सुना नहीं पाई। आपका विश्वास पाने का अगर हमें सौभाग्य मिल पाता तो फिर हमें और चाहिए ही क्या था। खैर, मगर ये समाचार सुनाने वाले सज्जन कोई और ही थे, नहीं शंभुराज। किसी दूसरे सज्जन से हमारा तात्पर्य अन्ना साहब से नहीं है। महाराज ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में कह दिया। अच्छा ही हुआ, नहीं तो हमने कभी आप पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया है। शंभुराज, ओठों की ओट में मन की खोट छिप सकती है, लेकिन आंखों की ओट में झूठ कभी नहीं छिप सकता। आप तक समाचार पहुंचाने वाले सज्जन कोई भी हों, उससे क्या फर्क पड़ता है? सच बात यह है कि शंभुराज को समझदारी की 2 बातें समझाने का अब समय आ गया है। वे अपने मनमौजीपन में दिन ब दिन बहकते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? शंभुराज की देखा देखी अब राम राजा के पैर भी गढ़ की 4 दीवारी में टिक नहीं पाते। जंगल के शेरों को कभी किसी ने एक ठौर ठाव पर रोक रखा है भला? उन्हें भागने दो, फटकने दो पहाड़ों बियाबानों में, बड़े बड़े तूफानों में। उन्हें आंख खोलकर जरा दुनिया तो देख लेने दो। रानी साहब, याद है मोरोपंत, राजमाता हमेशा कहा करती थी, जब शेर के छौने में जरा ताकत आ जाती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। जी महाराज। महाराज, शेर का बच्चा अगर जंगल की तरफ भागता है तो उसमें शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मगर ये अगर मगर कैसी? बोलिए अन्ना साहब, आबा साहब के सामने अपने दिल का गुबार निकाल ही लीजिए। अन्ना साहब की हिम्मत नहीं होती तो मैं कहता हूं, छत्रपति का यह छौना अगर जंगल का सही रास्ता छोड़कर नाच गाने की महफिल में शरीक होने के लिए गलत रास्ता अपनाए तो उसे जंजीरों से जकड़ कर रखना आवश्यक है। नाच गाने की महफिल में? खुद ही पूछ देखिए ना अपने सलोने शंभुराज से। सबको पता तो चल जाए कि कल हमारे युवराज सारी रात किस महान सुकाज पर गए हुए थे। युवराज? इस तरह आबा साहब की आड़ लेकर हमसे जवाब तलब करने की कोई वजह नहीं थी मां साहब। अगर आपने भी पूछा होता तो हमने सच्ची बात बताई होती। आबा साहब, श्रृंगारपुर से लौटते हुए हम महाट गांव में एक गाने की महफिल में रुक गए। आप जानते हैं हमें बादशाहों के शौक पसंद नहीं, फिर भी आप हैं आबा कि साहब, बराबर बात ये थी कि आपके गले का रत्न जटित कंठा दिखाई नहीं देता युवराज? क्या वो भी निछावर कर दिया? जी, विदाई दी थी। लेकिन गले का कंठा क्यों दिया गया? एक युवराज की प्रतिष्ठा के अनुकूल हमें और देना भी क्या चाहिए था। यदि आप स्वयं वहां उपस्थित होते तो आपने कौन सा उपहार भेंट किया होता। युवराज, होश में हो? महाराज के सामने ऐसी असभ्य भाषा। जैसी साधना की जाती है वैसे ही फल प्राप्त होते हैं, और जैसे फल मिलते हैं वैसी ही आदतें उभरती हैं। लेकिन आबा साहब, बस करो युवराज, आपका आचरण अनुचित था और आचरण से भी अधिक अनुचित थी आपकी ये बातें। आप तो जानते ही हैं
पुरानी पीढ़ी के लोगों को नाच गाने का शौक पसंद नहीं है। आपको महाराज के लिए इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे स्वामी। महाराज को गुस्सा इस बात पर आया था कि आपने वहां अपना रत्न जटित कंठा क्यों न्यौछावर कर दिया। कंठा देकर हमने कोई हजारों की दौलत तो नहीं लुटा दी, फिर उस नाचीज कंठे का मूल्य ही क्या है? उस गायिका के गाने पर अगर हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते तो भी उसकी कला की कीमत हम नहीं चुका पाते। ये सारी कैफियत आपने महाराज के सामने क्यों नहीं? हमारा आचरण अनुचित था और उससे भी अनुचित थी हमारी बातें। हमारी दादी माँ हमें छोड़ गई येसुबाई, अब हम किसे सुनाएं अपनी बातें? इन माँ साहब को जो हमें फूटी आंखों देखना भी पसंद नहीं करती, उन अन्ना साहब जैसे अष्टप्रधानों को जो हमारा युवराज पद हरण करने पर तुले हुए हैं। नहीं, आपको दुलार की छत्र छाया देने वाले अपने हितैषी छत्रपति महाराज को सुनाते। उनसे दुलार की क्या आशा की जाए? वो हमें दंड देने के लिए वहां पधारे थे। नहीं नहीं, वो आज कर्नाटक की मुहिम पर कूच कर रहे हैं, इसीलिए कितने स्नेह से आप सबसे मिलने के लिए अंतःपुर में पधारे थे। हमसे नहीं, वो राम राजा से मिलने आए थे। आप और राम राजा के बीच क्या महाराज ने कभी कोई भेदभाव बरता है? नहीं। फिर आपने व्यर्थी उनकी भावनाओं पर आघात क्यों किया? हमसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जाकर महाराज से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना? यह असंभव है। माँ साहब हम पर हंसेंगी। अष्टप्रधान बार बार हमारे स्वाभिमान पर प्रहार करेंगे। राज्य के सभी अधिकारी हमें इस तरह नाक रगड़ते देखकर खुशी से नाचने लगेंगे। आज तक हमने कभी किसी के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाई है येसुबाई। अपने किसी भी काम पर हमने कभी पश्चाताप नहीं किया। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। हाँ तो मोरोपंत, प्रभावली के सूबेदार को खत कहां तक लिखा है? जी लिखा है। आप एक तरफ विश्वासघात करें और दूसरी तरफ रसद भिजवाकर वफादारी का दिखावा करें तो क्या इससे महाराज प्रसन्न हो जाएंगे? लगता है दुश्मनों का दाव आप पर चल गया है। आगे लिखिए। राष्ट्रीय पंत प्रधान मोरोपंत जी ने जो आदेश भेजे थे उनके अनुसार अब लगान की सारी बकाया रकम और गल्ला तुरंत अदा करें, नहीं तो आपको दुश्मन के हाथ की कठपुतली समझकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यही ताकीद। जी महाराज। अन्ना साहब। जी महाराज। इस खरीदे को आप भी देख लीजिए। जो आज्ञा। हम आ सकते हैं आबा साहब? आइए आइए युवराज। सादर अभिवादन। दीर्घायु हो। आबा साहब, हमें आपसे निवेदन करना था। बहुरानी का अनुरोध मान लिया आपने? आज सुबह कुछ अभद्र बातें हमारे मुंह से निकल गई थी। सुबह की बातें तो हम कब के भूल चुके। आपको क्रोध आया होगा। शासन चलाने वाला व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करता युवराज, किंतु आप बहुत जल्दी नाराज हो जाया करते हैं। नहीं आबा साहब, हमें खेद है, भुला दीजिए उस गुस्से को। युवराज, इंसान को गुस्सा आ जाना स्वाभाविक है, लेकिन यह गुस्सा होठों तक ही सीमित रखना चाहिए। उसे दिल में उतार कर गांठ बांध रखना ठीक नहीं। क्यों मोरोपंत जी? आपने तो बहुत ठीक बात की महाराज। अब हमारे अन्ना साहब को ही ले लीजिए, कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। तभी तो प्रभावली के सूबेदार हमारे आदेशों को बेधड़क ठुकरा देते हैं, ना तो गल्ला भिजवाते हैं और ना लगान की रकम। महाराज को हमारे बारे में भ्रम हो गया है। भ्रम? अन्ना साहब, आपको हमारे दरबार का यह दस्तूर अच्छी तरह मालूम है कि शिकायत आते ही पहले उसकी तहकीकात खुद जाकर करनी चाहिए। असंतोष की आवाज उठाने वाले को कैद खाने में ठूस देने से क्या शिकायत की जड़ मिट सकती है? अन्ना साहब के बारे में हमें भी यही आपत्ति है। श्रृंगारपुर जाकर यदि अन्ना साहब खुद तहकीकात करते तो। तहकीकात करने का मतलब यह नहीं होता युवराज कि सबको अभयदान दे दिया जाए। आप गए और वहां जाकर आपने लोगों का लगान माफ कर दिया, लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन हमारी सेना अनाज पर जीती है युवराज, कोरे आशीर्वादों पर नहीं। हम भी तो यही कह रहे थे महाराज। लड़ाई के मोर्चे पर सुचारू रूप से सफलता पाने के लिए
लगान की वसूली आवश्यक है। लेकिन लगान वसूल करने का मतलब असहाय प्रजा पर जुल्म ढाना तो नहीं है। हम पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। हम आंखों देखी हालत बता रहे हैं। शंभुराज, अभी आप युवा हैं, आपकी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है। आपके आवेश और उत्साह को हम समझते हैं। हम भी जब आपके समान युवा थे, उस समय हमारा भी खून खौल जाया करता था, परंतु हमने अपने अनुभव से एक ही बात सीखी है युवराज, जैसी मिट्टी होती है वैसी ही मूर्ति बनती है। शासन चलाने वाले आसमान से नहीं उतरते। आबा साहब, आप क्या समझते हैं युवराज? हमें उन बातों का पता नहीं जिन्हें आप कहना चाहते हैं। लेकिन राज कर्मचारियों को धीरे धीरे आकार देना पड़ता है। एक ही रात में धरती पर रामराज्य अवतरित नहीं होता युवराज। महाराज, प्रधानमंडल का यह निवेदन है कि कर्नाटक की मुहिम पर प्रस्थान करने से पहले एक मसले पर स्पष्ट आदेश दे दें। किस मसले पर? आपके अनुपस्थिति में यदि रायगढ़ का शासन युवराज के हाथों में रहने वाला हो तो अष्ट प्रधानों को महाराज स्वयं कोई दूसरा कार्यभार सौंप दें। प्रधानमंडल का संकेत हम अच्छी तरह समझ गए आबा साहब। अगर प्रधानमंडल का ऐसा ही निश्चय है तो आप इन सब महानुभावों को बेखट के काशी की यात्रा के लिए रवाना कर दें। इन लोगों के लिए यही कार्य शेष रह गया। शंभुराज, प्रधानमंडल की चुनौती को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। प्रणाम महाराज। आइए, बस आप ही की कमी थी सर नौबत हम्बीर राव। थोड़ी ही देर में हमारी सेना का पहला दस्ता रायगढ़ से कूच करने वाला है, इसीलिए पहले यहां तो देखिए कैसी जंग छिड़ी है। जी, जंग। महाराज, हम्बीर राव, हम भविष्य की संभावनाओं का रंग निहार रहे थे। अच्छा शंभुराज, हमारे मन में एक विचार आया है, संभव है आपको भी पसंद आ जाए। मोरोपंत जी और अन्ना साहब, आप लोग भी इस पर विचार कीजिए। हमारी यह सलाह है कि शंभुराज प्रभावली की सूबेदारी स्वीकार करें और हमारी अनुपस्थिति में तमाम सूबेदारों के लिए शासन का एक नया आदर्श कायम करें। अगर हमारे शासन कार्य में कोई रोक टोक न की जाए तो हम एक आदर्श सूबेदारी कायम करने का बीड़ा उठाने के लिए तैयार। बिल्कुल ठीक युवराज। पंत, कर्नाटक की मुहिम समाप्त कर हमारे रायगढ़ लौटने तक शंभुराज श्रृंगारपुर में रहेंगे और प्रभावली के सूबेदार का कार्यभार संभालेंगे। उनके शासन में प्रधानमंडल बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्यों अन्ना साहब? जैसी महाराज की आज्ञा। तो शंभुराज, बहुरानी से सलाह मशवरा कर लीजिए और तुरंत अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन हमारे लौटने तक सतर्कता से काम कीजिएगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पंत महोदय, हमारे दस्तखत मोहर के लिए अन्य कागज पत्र भी ले आइए। और अन्ना साहब और मोरोपंत, महारानी साहब और बहुरानी को सूचना भिजवा दीजिए कि मां भवानी के दर्शनों के बाद हम रायगढ़ से कूच करने वाले हैं। मोरोपंत जी, मैं जिस दिन से मुहिम से लौटा हूं उसी दिन से पूछताछ कर रहा हूं, लेकिन अपनी छाती पर हाथ रखकर कोई ये कहने वाला नहीं मिलता कि उसने अपनी आंखों देखा है। हम्बीर राव जी, सच घटना क्या है ये तो भगवान जाने या शंभुराज। महाराज और महारानी इधर ही बता रहे हैं। आप भले ही गवाह बुलवाइए, पूरी तहकीकात कीजिए, युवराज से कैफियत पूछिए, लेकिन अपराध साबित हो जाने पर सजा देते समय बिल्कुल संकोच न कीजिए। हाँ, सुन लिया, सब कुछ सुन लिया रानी साहब। अगर आप जरा चुप रह सकती तो हम इस उलझन को कुछ अच्छी तरह सुलझा सकते थे। हम्बीर राव जी महाराज। शंभुराज की बदचलनी की खबर आपको कब लगी? कर्नाटक की मुहिम से लौटते समय राह में ही पता चल गया था महाराज। फिर आपने ये बात हमारे कानों तक पहुंचाने में कोताही क्यों की? कोताही नहीं महाराज, शंभुराज के इस अनुचित व्यवहार के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हैं, मगर सच्चाई का सबूत कहीं नहीं मिल रहा। हमारे सामने भी यही सवाल है हम्बीर राव। ना कोई भरोसे लायक गवाह मिलता है, ना कोई ठोस सबूत। आप तो बस सबूत की ही रट लगा रहे हैं। हम तो उसकी सौतेली माँ है ना,
हमारी बात क्यों सुनेंगे? अगर हमें पता होता कि हमारी बात पर आपको इतना भी महारानी, अविश्वास। एक जवान बेटे की जान यहाँ खतरे में है और आपको अपनी बात के अविश्वास का गुमान सता रहा है। हम किस किस पर भरोसा करें, किस किस की बातों पर विश्वास रखें? उस युवती ने अपने आप को जलाकर राख कर दिया और आज हम लांछन के लपटों से घिरे चल रहे हैं। महाराज, युवराज शंभुराज पधार रहे हैं। अभिवादन स्वीकार हो आबा साहब। शंभुराज, आज्ञा आबा साहब। श्रृंगारपुर से लौटे हुए आपको 2 दिन बीत गए ना? आपके दर्शनों के लिए हम यहाँ 3 बार आए, लेकिन हमने आपसे भेंट नहीं की। जानते हैं क्यों? खैर, एक पतिव्रता नारी या नवयौवना कुमारी के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपराधी को कौन सी सजा सुनाई जाए? अपराध साबित होने पर बस एक ही सजा है आबा साहब, मौत। अगर अपराधी शक्तिशाली हो तो? आप ही का सिद्धांत है आबा साहब। न्याय की दृष्टि केवल अपराध की ओर देखती है, अपराधी की ओर। तो फिर शंभुराज, हम आपके चाल चलन पर लगे लांछन का आपसे जवाब चाहते हैं। आपकी बदचलनी के बारे में हमारे दरबार में फरियाद दर्ज है। तो उस फरियाद पर दरबार में सुनवाई अवश्य की जाए। सुनवाई तो होगी ही, लेकिन आप हमारी संतान हैं और इसलिए हम आपसे एक पिता के नाते इस बारे में कैफियत जानना चाहते हैं। हम भी अपनी सफाई देने के लिए आपकी सेवा में स्वयं उपस्थित हैं, लेकिन आबा साहब, हमारी सफाई सुनने से पहले आपको हमारी एक प्रार्थना भी माननी होगी। क्या प्रार्थना है? हम अपनी कैफियत केवल आपके ही सामने पेश करना चाहते हैं। हम समझे नहीं युवराज। मां साहब और दरबार के इन सब अधिकारियों को आप यहां से जाने की अनुमति दें। लेकिन क्यों? हमारे चरित्र के बारे में निर्णय करने का अधिकार केवल आपको ही है। हम छत्रपति हैं इसलिए? नहीं, हमें जन्म देने वाले पिता हैं इसलिए। हम आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते। तो फिर आबा साहब, महारानी साहब और हमारे दरबार के अधिकारियों का इस तरह अपमान करने का परिणाम आपके हित में नहीं होगा शंभुराज। और ये भी ना भूलिए कि आप युवराज हैं। तो ये कहिए कि आप केवल छत्रपति के नाते ही हमसे सफाई मांगना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में हम केवल युवराज। युवराज छत्रपति के लिए छत्रपति पद का सम्मान रखने के सिवा अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। फिर तो हमसे बहुत बड़ा धोखा हुआ। कैसा धोखा? हम तो बिल्कुल ही निराली आशाएं लेकर आपके चरणों में आए थे। हमारा विश्वास था कि सारी दुनिया भले ही हमारे खिलाफ जमीन आसमान एक करने पर तुल जाए, तिस पर भी आप हमें अपनी छाती से लगा लेंगे, एक पहाड़ की तरह हमारी पीठ पीछे खड़े रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हमारा कान पकड़कर हमसे पूछेंगे, शंभू बेटा, शंभुराज मेरे बच्चे, अरे तूने ये कैसी मुसीबत मोल ले ली? शंभुराज, आज अगर हमारी दादी माँ जीवित होती तो उन्होंने यही किया होता आबा साहब। हमें आज उनकी याद आ रही। शंभुराज, आप जिस दिन छत्रपति बने उसी दिन हम अनाथ हो गए आबा साहब। शंभुराज, हम आपकी भलाई का ध्यान रखकर ही बोल रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, आप हमें जो भी सजा फरमाएं हम तैयार हैं। सादर अभिवादन। शंभुराज, शंभुराज, सुनिए शंभुराज। अब इस पगले बेटे को किस तरह समझाया जाए? अब तो बस उसके चरणों पर शीश रखना ही बाकी रह गया है। आप यहाँ से प्रस्थान करें तो कृपा हो। हाँ हाँ, हमारे मैके के लोग भी अब अपना फन दिखाकर हमारे सामने फुफकारने लगे। हम जा रहे हैं। आइए अन्ना साहब। हाँ हाँ, चलिए मोरोपंथी। हम वीर राव, हमें भी बचपन में अपने पिता का प्यार नहीं मिला था। जी, हमने सुना है। लेकिन हमारी माँ साहेब ने हमें उस प्यार की कमी का कभी आभास नहीं होने दिया। हमारे लिए वो ही माता थी और वो ही पिता थी। हम वीर राव, शंभुराज की माँ का जब स्वर्गवास हुआ तब वो 2 वर्ष के ही तो थे। हाँ, उनकी माँ के स्वर्गवास के बाद राजमाता साहब ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। राजमाता हमें बार बार यही सीख दिया करती थी, बेटा, अपनी माँ की कमी दूसरी माँ आ जाने से कभी पूरी नहीं होती। उसके लिए तो बाप को ही माँ का स्थान भी लेना पड़ता है, तब ममता का रिक्त स्थान भर पाता है। शंभुराज के माथे पर
हम पिता के प्यार का कभी हाथ भी नहीं फेर पाए। महाराज, आपको राजकाज और राजनीति के झंझटों से फुर्सत ही कहाँ मिल सकती थी। इसीलिए नियति भी हमारे इस अपराध को क्षमा नहीं कर सकी हम्बीर राव। इसका प्रायश्चित भी हमें ही करना होगा। महाराज, शंभुराज को फिलहाल कुछ दिनों के लिए समर्थ स्वामी रामदास के पास रहने के लिए भेज दिया जाए। हाँ, हमारा आदेश होने तक वो सज्जनगढ़ जाकर रहें और समर्थ श्री रामदास की सेवा में लग जाएं। बहुरानी का पांव भारी है, उनके साथ वो भी सज्जनगढ़ ही रहें तो अच्छा है। शंभुराज भले ही हमसे बहुत दूर हो गए हों, मगर हमारी बहुरानी बहुत ही समझदार हैं। वो हमारा मन बूझ सकते हैं। हम्बीर राव, अब तो बस बहुरानी का ही हमें सहारा है। वाह, समर्थ स्वामी रामदास की सेवा का सौभाग्य मिलना भी कोई सजा है? तुम नहीं समझ पाओगी येसुबाई। अष्टप्रधान और सरनौबत साहब ने ये ऊंची चाल चलकर हमें मात दी है। अगर महाराज आपको सच्ची सजा देना चाहते तो आपको सज्जनगढ़ जाने के लिए क्यों कहते? महाराज की अनुपस्थिति में रायगढ़ का शासन चलाने का हमें अधिकार था, लेकिन अष्टप्रधानों के कहने में आकर उन्होंने हमसे वो हक छीन लिया और हमारे जिम्मे कर दी प्रभावली की सूबेदारी। अब माँ साहब की बातों में आकर उन्होंने हमारी ये सूबेदारी भी छीन ली और हमें सज्जनगढ़ जाने का हुक्म दे दिया। हम क्यों इस अपमान को सहें? जरा दुनिया की नजर से उस लड़की वाली घटना पर विचार कीजिए और बताइए, क्या ये बात ऐसी नहीं जो आपको लोगों की नजरों से गिरा दी? नहीं, हरगिज नहीं। हमने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया। अगर वैसा ही मौका आता तो हम अपने सीने को ढाल बनाकर दुनिया के सारे वार सह लेते, मगर उस लड़की पर आंच ना देते थे। लेकिन हम बदनसीब थे येसुबाई। वो तो शान के साथ मौत की मंजिल पार कर गई और हमारे हिस्से में आई केवल बदनामी। आप हर बार अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ऐसी अनहोनी बाजी खेलते हैं जैसे आसमान का चांद पाने के लिए कोई जमीन से हाथ फैला रहा हो। जब समाज में रहना है तो उसकी रीति नीति और मान मर्यादा का भी तो ध्यान रखना चाहिए। क्या स्वयं महाराज ने लोगों पर नई रीतियां और नीतियां नहीं ला दी? सभी शक्तिशाली सरदारों का विरोध समाप्त करने के लिए काशी से गागा भट्ट को बुलवाकर राज्याभिषेक की नई परंपरा कायम नहीं की? आप तो हर बात में मीन मेख निकालते हैं। सच ही आप पर बुरे ग्रहों का प्रकोप है। ग्रहों का यह प्रकोप हमें जन्म से ही जकड़े हुए है येसुबाई। हमारी लावारिस जिंदगी की कहानी तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। जब से हमने होश संभाला है, आबा साहब की आंखों में आतंक ही देखा है। हमें आज भी याद है आगरे से भाग निकलने की वो घड़ी। 8 साल का नन्हा सा बालक दौड़ा जा रहा है महाराज के पीछे पीछे। बुखार से बदन जल रहा है, पैरों में छाले पड़े हैं, मगर उसके मुंह से न उफ निकलती है ना। वो महाराज के मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता। आधी रात को मथुरा में डेरा डाला जाता है। सरदारों के साथ सलाह मशवरा होता है। निराजी पंथ राय देते हैं, महाराज अगर सही सलामत बच निकलना है तो युवराज को यहीं छोड़कर हमें एकदम भागना होगा। भीतर के कमरे में थक कर चूर और कराहता पड़ा था वो नींदा बालक। वो दौड़कर महाराज से चिपट जाता है और कातर भाव से पूछता है, आबा साहब आप मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? आबा साहब के फौलादी हाथ उस बालक के बाहु पास से अपनी कमर छुड़ा लेते हैं। वो लड़खड़ा कर वहीं गिर जाता है। महाराज उसी रात वहां से चले जाते हैं, उसे बिलखता और कराहता छोड़। लेकिन आप उस घटना पर महाराज की दृष्टि से भी तो विचार कीजिए। क्या विचार करेंगे सुबाई? महाराज छत्रपति शिवाजी की औलाद बनकर हम इस दुनिया में आए, यही हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी है। हम किसी गरीब मावले की झोंपड़ी में पैदा होते तो हर बात को हमें महाराज की दृष्टि से देखने समझने की आवश्यकता तो न पड़ती, उनसे कोई हमारी तुलना तो न करता, हमें ये ताने तो नहीं सुनने पड़ते कि कहां बाप और कहां बेटा। ये अपमान क्या कम है? जाग उठा रायगढ़। अभी आप सुप्रसिद्ध मराठी नाटककार वसंत शंकर कानेटकर के लिखे इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे दीनानाथ। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।